मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से 29 फरवरी को संपन्न हुए गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 FB के प्रश्न संख्या 7 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को पिछले अंकों में हल किया गया है, जिसको देखने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न संख्या 7 के का में दिया है कि रेखाओं x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1 और x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के समीकरण हैं, हमको इन दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहली रेखा का समीकरण है x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1 और दूसरी रेखा का समीकरण है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। तो दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं। अब इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच की हमको दूरी निकालना है। तो कार्तीय रूप में दो रेखाओं के बीच की के अगर समीकरण दिए हैं तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी = 1/√d mod x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, जिसमें d बराबर होता है a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। सर्वप्रथम दी गई रेखाओं के मानक समीकरण x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1 तथा x - x2/a2 = y - y2/b2 = z - z2/c2 से तुलना कर लेंगे। तो यदि तुलना करें तो देख रहे हैं x1 = मिल जाएगा -1, y1 = -1, z1 = -1, a1 7, b1 -6, c1 1 और दूसरे समीकरण से x2 = 3, y2 = 5, z2 = 7, a2 = 1, b2 = -2 और c2 = 1 प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए हम इस प्रकार से लिख लें तो कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसान रहेगा। a1 b1 पहले a1 b1 c1 के मान लिख लें। तो देख रहे हैं a1 b1 c1 क्रमशः 7 -6 1 और a2 b2 c2 हैं 1 -2 1 और ये पहले पद को एक बार रिपीट कर लेंगे। अब हमारा आसान सी प्रक्रिया है d = 7 × -2 यानी 7 और -2 का गुणनफल तो -14 -1 और -6 का गुणा करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस -6 × 1 यानी -6 माइनस फिर इन दोनों का गुणनफल करेंगे -2 × 1 -2 माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 × 1 1 माइनस 1 × 7 7 होल स्क्वायर सरल कर लेंगे -14 + 6 -8 -8 का स्क्वायर 64 मिल जाएगा प्लस -6 + 2 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -7 -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। इस प्रकार से इनको जोड़ लें 4 6 10 6 16 7 1 8 3 11
अब हम मॉड x2 माइनस x1 तो देख रहे हैं x2 हमारा 3 है, x1 1 है, तो 3 माइनस माइनस 1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 देख रहे हैं 5 है, 5 माइनस माइनस 1 रखेंगे 5 प्लस 1। z2 माइनस z1, z2 7 है, माइनस प्लस हो गया। इसके बाद फिर a1 b1 c1 7 माइनस 6 1 और a2 b2 c2 1 माइनस 2 1। अब हमको इसको और सरल करना है। 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। अब पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देते हैं। R1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर यदि प्रसार कर दें तो फिर हमारा ये मिलेगा 4 इंटू, देख रहे हैं 4 के संगत माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 2 और 1 का गुणा करेंगे माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 6, तो इंटू 7 इंटू 1 7 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 8 के संगत ही हमारा 7 इंटू माइनस 2, तो माइनस 7 गुना 14। इसके बाद माइनस 1 और माइनस 6 का गुणनफल माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हुआ। और सरल करते हैं तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 में 4 से गुना होगा, तो माइनस 4 चौक 16, 7 से 1 घटाएं 6, 6 माइनस 6, 6 छंग 36 और माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8 में 8 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 ढाई 64। इस प्रकार से माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 जोड़ेंगे 4 6 10 6 16 और माइनस 16 हमारा 7 3 10 1 11 माइनस 116। अब चूंकि बीच की दूरी है, मापांक लेना है, तो माड में हमारा 116। अब दिए गए फार्मूले में मान रख देंगे। बीच की दूरी का हमारा फार्मूला है 1/√d इंटू मॉड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब प्राप्त मानों को इसी में रख देना है 1/√d। d का मान देख रहे हैं 116 मिला है और इसका मान हमारा भी 116 आया है। फार्मूले में अंडर रूट है, अंडर रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट 116 से 116 काटेंगे तो अंडर रूट 116। तो यदि 116 के खंड कर लें 4 से, देखिए 4 त्याई 12, 4 दुनाई 8, 3 11 36 हुआ, तो 4 दुनाई 8, 4 नाई 36, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल लेंगे, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालेंगे तो फिर यही मान हमारा मिल जाएगा 2/29 इकाई। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होगी। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का खा दिया है। खा में 2 भाग हैं, पहला और दूसरा। इसे पहले भाग में रेखा युग्म के मध्य का कोण ज्ञात करना है। 2 रेखाओं के समीकरण दिए हैं, दो रेखाओं के मध्य का कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों रेखाओं के समीकरण लिख लेते हैं। दोनों रेखाओं के समीकरण क्रमशः दिए हैं। प्रश्न संख्या 7 का खा, पहली रेखा है x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z प्लस 3/4 और दूसरी रेखा है x प्लस 1/1 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/2। इन रेखाओं के समीकरण को रेखाओं के व्यापक समीकरण या मानक समीकरण x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1 तथा x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z2/c2 से अगर हम तुलना कर लें, तुलना करने पर क्योंकि बीच का कोण निकालना है और बीच के कोण को निकालने में हमको केवल a1 b1 c1 a2 b2 c2 की आवश्यकता होती है। इन्हीं मानों को हम लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं a1 इक्वल टू 3,
B1 इक्वल टू 5, C1 इक्वल टू 4 और दूसरे समीकरण में A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू 2। इस प्रकार से A1 B1 C1 A2 B2 C2 मिल जाते हैं। अब दो रेखाओं के मध्य के कोण का फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे, तो मान रखेंगे A1 देख रहे हैं 3 है, 3 इंटू A2 1 प्लस B1 5 B2 1 प्लस C1 4 इंटू C2 2 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सरल करते हैं, 3 प्लस 5 इंटू 1 5 और 4 और 2 8 अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर देख रहे हैं 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 और सरल करते हैं 8 5 13 13 3 16 अपान अंडर रूट 16 9 25 25 50 इंटू 4 1 5 1 6। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 16 बटे 50 25 दूनी 50 25 का वर्गमूल 5 और 1 2 और 1 6 से गुणनखंड 1 2 भी बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 3 बचता है, 2 से काट दें 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से 8 अपान 5 रूट 3 ये हमारा cos थीटा बराबर है, थीटा लिखेंगे तो cos इनवर्स 8 अपान 5 रूट 3। तो ये दोनों रेखाओं के मध्य का कोण मिलेगा, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो 7 के खा में देख रहे 2 भाग दिए थे, पहला भाग तो ये हमारे पहले भाग का हल है। अब दूसरा भाग दिया है, दूसरे भाग में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं तो इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 7 खा का सेकंड भाग, एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज में मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, ये कोई त्रिभुज ABC है जिसमें प्रश्न कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मान लेते हैं मध्य बिंदु क्रमशः D E और F हैं। इन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, पहला है 1 5 -1 और दूसरा है 0 4 -2 और तीसरा है 2 3 4 2 3 4। हमको शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। मान लेते हैं पहले शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरे बिंदु के x2 y2 z2 और तीसरा बिंदु x3 y3 z3। तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं। अब यदि हम AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएं तो AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2 और z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपान 2। बस इसी में मान रख देना है। तो x देख रहे हैं इसमें हमारा 2 है, 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y 3 है तो y हमारा 3 मिला, 3 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2 और z 4 दिया है, 4 इक्वल टू z1 प्लस z2 अपान 2। तो इस प्रकार से x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, y1 प्लस y2 इक्वल टू 3 गुनाई 6 और z1 प्लस z2 इक्वल टू 4 गुनाई 8। एक समीकरण हमारा ये मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरी भुजा BC के लिए देखेंगे तो BC में मान मिलेगा, BC के लिए देख रहे हैं BC में हमारा x2 x3 है, तो इसी प्रकार x2 प्लस x3 बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं 1 है और 2 से गुणा होगा तो 1 गुनाई 2। इसी प्रकार y2 प्लस y3 5 गुनाई 10 और z2 प्लस z3
इक्वल टू -1 में 2 से गुणा होगा तो -2। इसी प्रकार तीसरी भुजा AC या CA के लिए देखें तो हमारा x3 प्लस x1 इक्वल टू 0 से गुणा होगा 0 ही मिल जाएगा। y3 प्लस y1 इक्वल टू 4 दुनाई 8 मिल जाएगा। और z3 प्लस z1 इक्वल टू -2 में 2 से गुणा होगा तो -4 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम यक्ष वाले सारे पदों को यदि एक साथ जोड़ लें तो देख रहे हैं x1 प्लस x1 दो बार, x2 दो बार, x3 दो बार। तो x1 x2 और x3 के पदों को अगर जोड़ें तो हमारा मिल जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड के पद अगर जोड़ें तो 4 प्लस 2 6 प्लस 0 अर्थात 6 मिला। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6/2 कर देंगे 3 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 से आप x1 प्लस x2 घटा देंगे तो फिर हमारा x3 का मान मिल जाएगा। घटा करके देख लेते हैं इस समीकरण से यदि x1 प्लस x2 को घटाया जाए या x1 प्लस x2 को घटाएंगे तो x1 x2 कट जाएंगे तो x3 बराबर हमारा मिल जाएगा 3 - 4 अर्थात -1। इसके बाद दूसरा समीकरण घटाते हैं x2 x3 तो हमारा x1 का मान मिल जाएगा। x1 इक्वल टू मिल जाएगा 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। और फिर तीसरे समीकरण को अगर घटाएं तो x3 प्लस x1 घटाएंगे तो इससे हमारा x2 मिल जाएगा 3 - 0 अर्थात 3। इसी प्रकार अब y के समीकरणों को अगर हम आपस में जोड़ें तो ये भी हमारा 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें तो 6 प्लस 10 16, 16 8 24। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 24/2 12 मिल जाएगा। अब इससे भी क्रमशः अगर घटाएं, पहले को घटा देंगे y1 प्लस y2 तो y3 मिल जाएगा। तो y3 बराबर 12 - 6 6 मिल जाएगा। फिर y2 प्लस y3 को घटाएंगे तो इससे हमारा y2 y3 कट करके y1 मिल जाएगा। तो y1 का मान अगर देखें तो 12 से 10 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे को घटाएंगे तो y3 y1 कट करके y2 मिल जाएगा। तो y2 बराबर 12 से 8 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम z के पदों को आपस में जोड़ लें तो z के पदों को जोड़ने पर मिलेगा 2 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू, देखिए जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 8 -2 यानी 6 6 - 4 2। इस प्रकार से z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 2/2 अर्थात 1 मिलेगा। अब इससे अगर हम z1 प्लस z2 को घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा z1 इक्वल टू, z1 z2 घटेंगे z3 मिल जाएगा, z3 इक्वल टू 1 - 8 यानी -7। इसके बाद दूसरा घटाएंगे z2 z3 तो z1 मिल जाएगा। z1 हमारा प्राप्त होगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 3। इसके बाद तीसरा समीकरण घटाएंगे z3 प्लस z1 को तो z3 z1 कट करके हमारा z2 निकल आएगा। z2 बराबर मिल जाएगा 1 माइनस प्लस हुआ 1 + 4 इक्वल टू 5। इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक प्राप्त होंगे, शीर्ष ए का निर्देशांक माना गया था x1 y1 z1। इसमें अगर हम मान रख दें तो देख रहे हैं x1 y1 z1, x1 हमारा मिला 1, y1 का मान 2 और z1 का मान देख रहे हैं 3। तो शीर्ष ए के निर्देशांक 1 2 3। शीर्ष बी के अगर देखें तो x2 3 है, y2 का मान देख रहे हैं 4 है और z2 5 है। ये त्रिभुज के दूसरे शीर्ष के निर्देशांक होंगे। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक देख रहे हैं x3 हमारा -1 है, फिर y3 देख रहे हैं 6 है, z3 -7। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों शीर्षों ABC के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। यही हमको ज्ञात करना था, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का नंबर में रैखिक समीकरण निकाय दिया है, इसको कह रहा आव्यूह विधि से हल कीजिए। और खा नंबर में यदि a इक्वल टू दिया है तो a इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आव्यूह समीकरण में जब हम आव्यूह समीकरण का रूप ax = b लिखते हैं
उससे हमारा पहले ए इनवर्स ही मिलता है। तो इसमें हम इसी से ए इनवर्स भी समझा देंगे। तो इस प्रश्न को आप स्वयं से जैसे का नंबर में लगाया जाएगा ठीक उसी प्रकार हल कर लेंगे। तो आप देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का नंबर 8 के का में दिया है प्रश्न संख्या 8 का आव्यूह समीकरण दिए हैं। पहला है 2x - 3y + 5z = 11। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 4z = -5। तीसरा है x + y - 2z = -3। अब इन दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर a हम जानते हैं x y z के गुणांकों से बना आव्यूह होगा। पहले समीकरण में देख रहे हैं x का गुणांक 2, y का गुणांक -3, z का गुणांक 5 है। अब दूसरे समीकरण में इसी प्रकार 3, 2, -4, 1, 1, -2 और x में हमारे चर x y z आ जाते हैं इक्वल टू b के अंतर्गत राइट हैंड साइड में जो अचर पद हैं उनको लिख लिया जाता है। आप सबसे पहले आव्यूह a के शारीरिक का मान निकालते हैं अर्थात माड a ज्ञात करेंगे। तो माड a इक्वल टू, अब इसमें हम r1 को लेकर प्रसार कर दें तो माड a का मान निकल आएगा। तो r1 को लेकर प्रसार करने पर r1 को लेकर प्रसार करेंगे 2 इंटू, देखते हैं इसके संगत हमारा इसका गुणा इसके साथ होगा। 2 और -2 का गुणा किए -4, फिर माइनस लगता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 और -4 का गुणा -4, माइनस पहले ही से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर बीच में चूंकि चिन्ह प्लस माइनस प्लस आते हैं तो माइनस, और देख रहे हैं -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और इसके संगत हमारा मिलेगा 3 और -2 का गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, माइनस इसके बाद 1 और -4 का गुणा करेंगे तो -4, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, +5 इंटू, आप देखिए 5 के संगत हमारा 3 और 1 3, -1 और 2 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा। सरल कर लेते हैं, 4 - 4 कट जाएगा तो 2 और 0 का गुणनफल 0 हो गया, प्लस -6 + 4 अगर देखें -2 में 3 से गुणा होगा -6। इसके बाद 3 - 2 1 और 5 का गुणा करते हैं 5 मिल जाएगा। तो -6 + 5 यानी कि -1। तो माड a हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए आव्यूह a व्युत्क्रमणीय है। a हमारा व्युत्क्रमणीय है। अब हम a के सहगुणनखंड निकालेंगे। a के सहगुणनखंड निकालने का तरीका a11 हमारा प्लस चिन्ह से आएगा और इसके संगत हमको उपसारणिक लिख लेना, तो ये छूटेंगे। इसके संगत हमारा उपसारणिक बनेगा 2 - 4 1 - 2। अब इसी को सरल कर लेंगे, देख रहे हैं 2 और -2 का गुणा किए -4, फिर माइनस इन दोनों का गुणा -4 माइनस माइनस प्लस हुआ तो -4 + 4 0, a12 इसका चिन्ह माइनस, चिन्ह उसी क्रम में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस क्रम से चलेंगे तो ये चिन्ह हमारा माइनस है। और इसके संगत हमको उपसारणिक लिख लेना है। उपसारणिक में ये दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छूट जाएगी तो ये मिलेगा हमारा 3 1 और -4 -2। सरल करेंगे, माइनस देख रहे हैं 3 और -2 का गुणा किए तो -6 -4 यानी +4 हो गया। तो -6 + 4 -2, माइनस पहले से गुणा है तो माइनस माइनस +2 हो गया। इसके बाद a13 में देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिलेगा और इसके संगत अगर हम उपसारणिक लिखें तो 3 2 1 1 3 2 1 1। सरल कर लेंगे, 3 -1 और 2 का गुणा 2 तो 3 - 2 1 मिल जाएगा। अब हम a21 का मान निकालेंगे, इसका भी चिन्ह माइनस है और 21 के संगत उपसारणिक देखें तो ये छूट जाएगा तो -3 5 1 - 2। सरल कर लेंगे, -3 - 2 का गुणा किए
तो 6 मिल गया, माइनस 1 और 5 का गुणनफल 5, 6 से 5 घटाएं 1, -1 हो गया। इसके बाद A22 इसका चिन्ह प्लस है और 22 के संगत अगर हम उपसारणिक देखें तो इसके संगत हमारा उपसारणिक मिलेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये हमारा प्राप्त होगा। देख रहे हैं इसका मान मिलेगा 2, 5 और 1 -2, सरल कर लेंगे, -4, -1 और 5 का गुणा किए -5, 5 4 9, -9 मिल गया। 23 का मान निकालेंगे, माइनस मिलेगा और इसमें हमारा मिल जाएगा 23 के संगत देखें तो इसके लिए हमारा ये छूटेगा, तो ये 4 अवयव मिलेंगे, 2 -3 और 1 1, सरल कर लेते हैं, -2 और 1 का गुणनफल 2, -1 -3 का गुणा किए -3, माइनस पहले से +3 हो गया, 3 2 5 यानी -5। अब हम तीसरी पंक्ति के A31 इसका चिन्ह भी देखते हैं, प्लस है और इसके संगत अगर हम उपसारणिक देखें तो इसके संगत उपसारणिक मिलेगा -3 5, -3 5, 2 -4। इसको सरल करते हैं, सरल करने में -3 -4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, -5 दुनाई 10, 12 से 10 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। अब हम A32 इसका चिन्ह माइनस मिल जाएगा और इसके संगत उपसारणिक लिखें तो हमारा 2 3 5 -4, सरल कर लेंगे, -2 और -4 का गुणा किए -8, -5 3 15, तो 15 8 23, माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +23। A33 इसका चिन्ह प्लस है और इसके संगत अगर हम उपसारणिक देखें 2 3 और -3 2, सरल कर लेंगे, 2 दुनाई 4, -3 और -3 का गुणा -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 13। तो अब ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह को लिखेंगे, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, मान लीजिए C लिखा जाए तो C हमारा बनेगा 0 2 1, देख रहे हैं 0 2 1, दूसरी पंक्ति में -1 -9 -5 और तीसरी पंक्ति हमारी 2 23 13। तो ये ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह हुआ। अब हम इसके बाद एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू फार्मूला है C डैश, यानी निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ का आपस में रूपांतरण हो जाता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। इसके बाद ए इनवर्स, यही ए इनवर्स हमको इसके खा भाग में निकालना है, तो ये इसको आप इसी प्रकार निकाल लेंगे, इसी से समझा दे रहे हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, मान रख देंगे। मॉड ए हमारा मिला था -1, तो 1 अपान -1, 0 -1 2 2 -9 23, 1 -5 13, -1 का यदि अंदर गुणा कर दें तो फिर ये आव्यूह हमारा बन जाएगा 0 1 -2, यानी प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, -1 5 -13। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान मिला। अब हमारा आव्यूह समीकरण था, आव्यूह समीकरण का रूप Ax = b, तो उससे अगर हम x लिखें तो ए राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इनवर्स के रूप में जाएगा, तो x = A इनवर्स b। अब इसमें मान रख देंगे, तो x का मान हमने माना था x y z, x = था x y z। ए इनवर्स का मान प्राप्त हुआ 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। अब b का मान, b देख रहे हैं दिया था 11 -5 -3। अब ए इनवर्स और b का हमको आपस में गुणा करना है, तो गुणा करने की प्रक्रिया समझेंगे। गुणा इस प्रकार से करते हैं,
देखिए इधर से पंक्ति लेकर चलेंगे और इधर से हमको स्तंभ यानी पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ 0 का गुणा 11 में करेंगे 0 मिल जाएगा। फिर 1 का गुणा -5 में करेंगे -5 मिल जाएगा। -2 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6। इसके बाद दूसरी पंक्ति का इस पर स्तंभ से कर लेंगे, -2 और 11 का गुणा किए तो -2 और 11 का गुणा 11 दूनी 22 -22 मिल गया। इसके बाद 9 का गुणा -5 में करेंगे तो 9 पचे 45 माइनस में 45 मिला। फिर -23 और -3 का गुणा करेंगे 23 त्रिक 69 तो प्लस का 69 मिल जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति -1 और 11 का गुणा किए तो -11। फिर 5 और -5 का गुणा करेंगे तो -25, -13 और -3 का गुणा होगा तो प्लस में 13 3 39। अब हमको इसी को सरल कर लेना है। इसको जब आप सरल करेंगे 6 से 5 घटा 1, माइनस में हमारे मान है 5 2 7 और 4 2 6, माइनस में 67, प्लस में 69 और इसमें अगर देखें 25 11 25 10 35 1 36, -36 प्लस 39। तो इस प्रकार से 1 69 से 67 घटाएंगे 2 और 39 से 36 घटाएं 3। इस प्रकार से एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 3 2 3 कंपेयर करने में हमारा एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 प्राप्त होता है। अब हम उत्तर की जांच कर लेंगे कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख करके हम जांच कर सकते हैं। जैसे प्रश्न का तीसरा समीकरण है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -3। तो इसमें हम रखते हैं x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2, -2 इंटू जेड के स्थान पर 3। सरल करेंगे 1 + 2 3 -6 तो 3 - 6 -3 इक्वल टू -3 बराबर मान मिलते हैं। इसका मतलब हमारा जो उत्तर मिला है वो सही है। इसी प्रकार आपको देखिए 8वें का खा नंबर में 8वें के खा में दिया है, कह रहा है कि a इक्वल टू 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, तो a इनवर्स निकालना था। तो इसी प्रकार जैसे हमने a इनवर्स निकाला ठीक सेम प्रक्रिया अपना करके आपको a इनवर्स निकाल लेना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है प्रश्न संख्या 9 में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का नंबर सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 का प्रश्न संख्या 9 के का में दिया है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 टू पाई लिमिट है x sin x अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हमको सिद्ध करके पाई स्क्वायर बाई 4 ये सिद्ध करके लाना है। सर्वप्रथम इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं प्रगुण नंबर 4 होता है 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx। ये प्रगुण नंबर 4 है, इसी का प्रयोग हमको करना है। 0 से पाई, जहाँ x है पाई से घटा करके लिख देना है, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। सरल करते हैं 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन 180 माइनस थीटा जानते हैं साइन थीटा ही होता है, साइन एक्स मिल जाएगा। 1 प्लस काश 180 माइनस थीटा माइनस काश थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो प्लस में हो जाएगा काश स्क्वायर एक्स dx। तो ये मान लीजिए हमारा पहला था और ये जो प्राप्त हुआ ये दूसरा समीकरण है। तो दोनों में देख रहे हैं हर समान है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ लें तो जोड़ने पर i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड में देख रहे हैं दोनों का हर समान है तो लाशा ले लेते हैं 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स। अंश में भी साइन एक्स दोनों से कॉमन है, साइन एक्स को कॉमन कर लेंगे एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, साइन एक्स हमने कॉमन कर लिया इंटू डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया जाए तो पाई बाहर कर लेते हैं 0 टू पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस
कास स्क्वायर एक्स dx। अब यदि इसमें मान लिया जाए, माना काश एक्स इक्वल टू टी, तो कास एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या कहें साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। और यदि लिमिट में परिवर्तन करें, एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर देखेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो मान मिलेगा, हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पर काश जीरो का मान 1, तो हमारा टी बराबर 1 हो जाएगा। और यदि पाई रखते हैं एक्स इक्वल टू पाई पर, तो टी इक्वल टू काश पाई, काश 180 का मान -1 होता है, तो टी इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मानों को अगर रख दें, इंटीग्रेशन जीरो पर हमारा टी 1 मिला है, और पाई पर देख रहे हैं -1, तो लिमिट बनी 1 टू -1। साइन एक्स डी एक्स देख रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स मिल गया माइनस डी टी, तो इसकी जगह हम माइनस डी टी लिख लेंगे। 1/1 प्लस काश एक्स हमने टी माना था। अब फिर हम फार्मूला जानते हैं, प्रगुण कहता है कि लिमिट का आपस में परिवर्तन किया जाए तो फिर उसका चिन्ह बदल जाता है, समाकलन का चिन्ह बदल जाता है अगर लिमिट का हम आपस में परिवर्तन करें। तो देख रहे हैं 1 से -1 है, अब इसको अपर को लोअर और लोअर को अपर करेंगे तो फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2i इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ पाई भी लगा है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, पाई -1 से 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसमें हम प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण नंबर 5 है इंटीग्रेशन -a2 प्लस a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहला हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है जब एफ एक्स समफलन हो, अगर समफलन है तो फिर 0 to a एफ एक्स डी एक्स मिलेगा, और यही इक्वल टू 0 होता है अगर एफ एक्स विषम फलन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो t के पद में फलन आया ये समफलन है, अगर t के स्थान पर -t रख दें तब भी यही इसी के बराबर आएगा। ये समफलन है, तो इसमें हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स की कंडीशन लग जाएगी। 2 पहले कर लेते हैं, 2 पाई। अब लिमिट हमारी 0 to 1 मिल गई, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका हम समाकलन कर लें, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी, लिमिट है 0 to 1, और इधर देख रहे हैं हमारा 2i इक्वल टू था, 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो i इक्वल टू पाई, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई इंटू tan इनवर्स 1, 45 अंश का मान है 5/4, tan इनवर्स 0 होता है। तो इस प्रकार से पाई इंटू π/4 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। अतः हमारे दिए हुए प्रश्न का जो मान मिला i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, और देख रहे हैं यही हमको सिद्ध करके लाना था, पाई स्क्वायर बाई 4, तो वही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी सिद्ध हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का खा दिया है। 9 के खा में आप देख रहे हैं लिखा है इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले सेट में जो हमारा 324 FC जिसको हमने हल किया है, उस सेट में यही सेम प्रश्न, केवल थोड़ा सा अंतर है, जहाँ a स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर था, जहाँ b स्क्वायर है वहाँ a स्क्वायर था, तो लगाने की सेम प्रक्रिया है, आंसर भी वही मिलेगा। तो पिछले सेट के 7वें के खा में ये प्रश्न मिल चुका है, वहाँ भी 8 अंक में था, यहाँ भी 8 अंक में है। तो इस प्रश्न का हल आप पिछले अंक में देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये आपका मिल जाएगा 324 सेट FC संकेतांक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का खा भाग में है। जैसे यहाँ 9 के खा में है तो वहाँ 7 के खा में मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों यदि चैनल में नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने मित्रों को शेयर कर दें, और किसी भी प्रकार का यदि कोई सुझाव या समस्या हो तो उसको कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।